Good morning, students. Now we start today's political science class, and we are finished our second chapter in previous class of the era of the one-party dominance. Now we start our next chapter in a book of contemporary world politics, and that's third chapter is American hegemony in world politics. So in this chapter, we learn about the American domination, American hegemony in the world politics in different scenario like economical dominance, cultural dominance, social dominance, and I am especially think about the whole concept that is the neo-colonization and which is lead by America. So अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखते हैं कि ये जो अमेरिकन हेजमनी है, अमेरिकन डोमिनेशन है, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड सोशल बेस पे, तो ये किस प्रकार से आई, किस प्रकार से दिखाई दी, किस प्रकार से लॉन्च हुई। यहाँ पे 3 स्टोरीज़ हैं, आयशा की, जाबू की और अंद्रेई की। इन स्टोरीज़ को क्लियर करने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक व्यू देता हूँ, एक विज़न देता हूँ, ताकि इस अमेरिकन डोमिनेशन को आप समझ सकें कि वास्तव में ये क्या है, कैसे है। तो आज के डेट में आप आपके अगल बगल क्या देख रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में। आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइफ बॉय, सिंथॉल, डव, ये सारी चीज़ों से नहाते हैं। उसके बाद आप जो यूज़ करते हैं उसमें किसान जैम, आशीर्वाद आटा, आप समझिएगा ये डेली बेसिस की जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। पहनने के लिए भी आपके पास ब्रांड लेवाइस है और भी कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स हैं। उसके बाद आप चिप्स में अंकल चिप्स है, कुरकुरे है और पेप्सिको के कई ब्रांड है, थम्स अप है, कोका कोला है, फैंटा है, इनका प्रयोग करते हैं। शूज़ में एडिडास, एडिडास, नाइकी, ये सारी चीज़ें हैं। कहने का तात्पर्य है, आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ये सारे उत्पाद भारत में कब आए, इनके मूल मालिक कौन हैं, इनका जो आप जो पैसा लगाते हैं इन चीज़ों को क्रय करने में, इनको ख़रीदने में, ये पैसा कहाँ जाता है, आपके पैसे का लाभ किसको मिलता है। वीकेंड पे आप जब जाते हैं मैकडोनल्ड में तो 5 रुपए के ब्रेड में 2 रुपए का आलू और 1 रुपए का टमाटर और प्याज लगा करके जब उसका 50 रुपया देते हैं और बेहतरीन तरीके से सेल्फी लेते हैं कि वी आर गेट आउटिंग इन मैकडोनल्ड, और उसको आप कहाँ पे टैग करते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। तो मैकडोनल्ड कहाँ का उत्पाद है, प्रोडक्ट है, फेसबुक कहाँ का प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप और ट्विटर कहाँ के प्रोडक्ट हैं। आपने कभी ये जानने का प्रयास किया? तो मैं आपको बता दूं कि आप सुबह से उठ कर के रात सोने तक, सप्ताह के शुरू होने से सप्ताह के अंत होने तक, घूमने फिरने तक, जितनी भी चीज़ें प्रयोग करते हैं उसमें से 90% चीज़ें आप अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा उत्पादित की हुई, प्रोड्यूस की हुई चीज़ों का यूज़ करते हैं। और जिस प्रकार से उसका अंधाधुंध यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें सीधे सीधे अमेरिकी और पश्चिमी देशों के अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाती हैं। और आज के डेट में देखें तो इसमें चीन को भी हम इंक्लूड कर लेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो उससे चीन, आजकल एक एप्लीकेशन चल रहा है टिकटॉक, ये बहुत तेज़ी से भारतीय युवाओं पे छाया हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ अन्यथा नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। टिकटॉक का भी जो मैंने नाम लिया, ये भी एक एप्लीकेशन है। इसको भी आप जब अपने मोबाइल में रखते हैं तो कुछ शेयर चीन तक जाते हैं। उसको यूज़ करने का जो आप डाटा खर्च करते हैं, तो जो पैसा आपका लगता है वो पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर के चाइना की इकोनॉमी को मदद करता है। तो इन सारी चीज़ों को, एक समय आप कॉलोनी में थे ब्रिटेन के, डायरेक्ट वहाँ पे ब्रिटेन यहाँ पे राज करता था, आज आप कॉलोनी में हैं इन अमीर बड़े देशों के, वो आपको प्रोडक्ट के रूप में गुलाम बनाए हुए हैं।
सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं, सामाजिक रूप से आपको गुलाम बनाए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस हेजेमनी, इस डोमिनेशन को आप पहचान नहीं पाते। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम इंटेलेक्चुअली भी गुलाम बन जाते हैं। बहुत सारे चीज़ देखिए, आपको मूलभूत चीज़ें जानना, आपको जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसके जानने का स्रोत क्या है? मीडिया है। और अगर कोई व्यक्ति मीडिया को ही खरीद ले, मैनेज कर ले, तो वो मीडिया के थ्रू आउट आपको वही दिखाना चाहेगा जिससे उसको लाभ हो। तो कहने का मतलब यह है कि भीड़ इतनी है कि सही सूचनाएं भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। जिस प्रकार का प्रभाव रहेगा मीडिया पे, जिसकी सत्ता तो नहीं कहेंगे, जिस ग्रुप का डोमिनेशन रहेगा, इकोनॉमिक ग्रुप का डोमिनेशन रहेगा, वो इकोनॉमिक ग्रुप आप तक उन चीज़ों को पहुंचाएगा जिससे उसको लाभ होगा। और ये चीज़ें एक दो लेक्चर में या 12th स्टैंडर्ड में समझने की चीज़ें नहीं है। इन्हीं चीज़ों पे जवाहरलाल नेहरू में यूनिवर्सिटी में बैठ कर के बहुत बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो न 1 घंटे में मैं आपको समझा सकता हूँ और न 1 घंटे में आप इसको समझ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आपको एक विज़न दिया हूँ, व्यू दिया हूँ कि ऐसे भी चीज़ों को आज आप देख सकते हैं। अभी तक आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते थे, एक हीरोइज़म की तरह देखते थे। नाइकी लेवाइस को पहन करके एक हीरोइज़म आपके अंदर जागता था। मैकडोनल्ड में फ़ोटो खिंचा करके फेसबुक पे टैग करने पे आपको एक हीरोइज़म समझ में आता था। लेकिन अब जब आप फेसबुक और ट्विटर को यूज़ करें और मैकडोनल्ड में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप जा कर के जब आउटिंग करें, तो इन सारी चीज़ों पे को करने के बाद आपको ये आपका चैप्टर याद आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं अमेरिकन हेजेमनी से रिलेटेड है। तो 3 जो आपको किताब में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आयशा, जाबू और आंद्रेई का, उससे बेटर एग्जाम्पल मैं आपको आपके घर में बैठ करके दे दिया, वाराणसी में बैठ करके दे दिया। आप खुद उसके एग्जाम्पल है। आपको आयशा, जाम्बू और आंद्रेई को जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम उसको जानेंगे, एनसीईआरटी ने उसको दिया है तो हम उसको ज़रूर जानेंगे, लेकिन उसको जानने के पहले अमेरिकन हेजेमनी को आप घर में बैठ करके, वाराणसी में बैठ करके पहचान सकते हैं कि अमेरिकन हेजेमनी क्या है, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आयशा पे आते हैं। आयशा बगदाद की रहने वाली थी, स्कूल में पढ़ रही थी, अच्छी खासी पढ़ने में थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। और 2003 में अमेरिका ने वहाँ पे उसकी टांग टूट गई, कट गई बम ब्लास्ट में। तो उसके पीछे 2003 में चूँकि कटी थी तो उसके पीछे अमेरिका रीज़न था। ये रीज़न अमेरिका क्यों था तो हम उसको लास्ट में बताएंगे कि क्यों अमेरिका इसका रीज़न था। उसके बाद डरबन में दक्षिण अफ्रीका, जाबू जो है वहाँ का एक व्यक्ति है, वो एक बहुत प्रतिभाशाली कलाकार है और वो जो ट्राइबल आर्ट्स हैं उसमें उसने महारत हासिल किया, ट्राइबल आर्ट्स बनाता है और आर्ट स्कूल में पढ़ने के बाद अपना स्टूडियो खोलना चाहता है। जबकि उसके फादर जो है वो जाबू को MBA करवाना चाहते हैं और MBA करके वो परिवार के व्यवसाय को सपोर्ट करे, क्योंकि उनके परिवार का व्यवसाय आज बहुत धीमा चल रहा है। और तीसरा जो है व्यक्ति वो है आंद्रेई, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उनके पिता रसिया से माइग्रेट होकर के वहाँ आए हैं। तो आंद्रेई जो है वो चर्च जाते समय, प्रार्थना करने के लिए चर्च जाते समय नीले रंग की जीन्स पहनता है, जीन्स पहनता है। और उसकी माँ, जब वो पहनता है तो उसकी माँ अपने आपे से बाहर जाते गुस्सा हो जाती हैं कि ये क्यों जीन्स पहन रहा है, कुछ सभ्य कपड़ा पहन करके जाना चाहिए, चर्च में जा रहा है। जबकि वो जीन्स को बहुत कूल समझता है, आंद्रेई जो है वो जीन्स को बहुत कूल समझता है। तो हालांकि उसके पिता थोड़े से मॉडरेट टाइप के हैं, तो वो उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी जब अपने यंग एज में थे तो लेनिनग्राद, जो कि रशिया का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जब हम लोग लेनिनग्राद में रहते थे तो हम लोग भी जीन्स पहनते थे। तो आंद्रेई से इसकी माँ इसलिए खफा रहती है कि वो जीन्स पहनता है। जाबू से उसके पिता खफा रहते हैं कि वो चाहते हैं कि MBA करे। और जो आयशा है वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसका पैर ही कट गया मिसाइल हमले में। उसके पीछे रीज़न अमेरिका था, कैसे था ये बताएंगे। और इन लोगों के बीच बहस भी होती है, तीनों लोगों के बीच, आपस में नहीं बल्कि अपने अपने परिवारों में, इन चीज़ों को लेकर के जो उनके माता पिता प्रतिरोध लगा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के बहस भी होती है, जो कि हर परिवार का एक समस्या है। ऐसे आप अपने यहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या मिला? 2003 के मिसाइल हमले में आयशा की टांग टूट गई। वो मिसाइल हमला
अमेरिका ने किया था। 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था। दूसरी जाबू थे। जाबू एक ट्राइबल आर्टिस्ट बनना चाहते थे। वो जनजातीय लोगों के फ़ोटो को बनाना चाहते थे, जनजातीय लोगों के साथ काम करना चाहते थे। उनके अंदर एक कलाकार था, लेकिन जाबू के पिता चाहते थे कि वो MBA करे और पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाए। और MBA का कॉन्सेप्ट पहले में अमेरिका का मिसाइल हमला, दूसरा जो MBA है वो MBA का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से ही आया और अमेरिका ने ही MBA की पढ़ाई शुरू करवाई पूरे अपने यहाँ और एक तरीके से इसे प्रचारित किया। तो ये भी एक अमेरिका का प्रोडक्ट है MBA, जो एक तरीके से एजुकेशनल प्रोडक्ट है। तीसरा है अंद्रेई, जो कि जीन्स पहनना चाहता था, उसकी माँ से उससे बहस होती थी। और जीन्स भी अमेरिका का ही एक सिग्निफिकेंट है। जैसे मैकडी का बर्गर अमेरिका का सिग्निफिकेंट है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। जैसे फेसबुक और ट्विटर अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ही MBA, वो मिसाइल हमला और ये आपके नीली जीन्स, ये तीनों अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं। और ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स विश्व के 3 जगहों पे 3 परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ का जो लड़का है वो अपने माता पिता से इस चीज़ को लेकर के बहस कर रहा है कि हम नीली जीन्स पहनेंगे, हम MBA नहीं करेंगे, और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी तो मिसाइल हमले में मेरी पैर जाती रही। उसका कारण क्या है उस मिसाइल हमले का, ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं। अब आप देखिए अमेरिका ने कैसे विश्व के तमाम देशों में डायरेक्ट ना पहुंच करके उन देश के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और ये बहस सिर्फ आंद्रेई, आयशा और जाबू नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बहस विशाल, शिवांग, शिवव्रत, हमारे आसपास के लोग, हर लोग कर रहे हैं। कोई अमेरिकन गेम PUBG को लगातार खेल रहा है, कोई मैगी के प्रति दीवाना है, तो कोई DSLR कैमरा लेकर के फ़ोटो लगातार अपडेट करना चाहता है फेसबुक पे। जिस प्रकार से आप समझिएगा, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार से इस बुक में, NCERT के बुक में नीली जीन्स को एक सिग्निफिकेंट बनाया गया है, एक औजार बनाया गया है अमेरिकन हेजेमनी का, उसी प्रकार से आप एक लोकल लेवल पे देखिए तो ये हेजेमनी अमेरिका का आपके वाराणसी में क्या है, मैगी का प्रोडक्ट, DSLR कैमरा से फेसबुक पे अपडेट होने वाला फ़ोटो, क्योंकि उस पर भी कॉस्ट गिरते हैं, मोबाइल में जो PUBG गेम है वो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अमेरिकन हेजेमनी, यानी कि अमेरिका आपके घर पे नहीं आया, दिल्ली में नहीं गया, उसके आदमी भारत में नहीं आए, और बिना आए वो आपको अपना गुलाम बना लिए। अब अपने घर में इसको लेकर के आर्गुमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास PUBG होना चाहिए, DSLR होना चाहिए, फेसबुक में चलाऊंगा, मैगी में खाऊंगा। यानी बिना मेहनत किए अमेरिका भारत में 1 अरब 30 करोड़ आबादी में से कम 100 करोड़ तो ऐसा काम जरूर करती होगी। वो फेसबुक चलाती होगी, मैगी खाती होगी, PUBG यूज़ करती होगी। 100 करोड़ नहीं तो कम से कम अगर 60 करोड़, एक रेशियो औसत मान लीजिए 60 करोड़ लोग करते होंगे। अगर 60 करोड़ लोग यह काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप पैसे को काउंट करिए तो अमेरिका को हम इकोनॉमिक लेवल पे कितना सपोर्ट पहुंचा रहे हैं। और आज के डेट में जिसकी इकोनॉमी अच्छी है वही डोमिनेशन करेगा और वही कॉलोनीज बनाएगा। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है। अंद्रेई, जाबू और आयशा, ये तो NCERT का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा मैंने आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, आपका लोकल एग्जाम्पल दिया, आप उसको समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अमेरिकन हेजेमनी है, अमेरिकन डोमिनेशन है। इस डोमिनेशन को आप समझिए, और ये हमारा बेस है। इसी कैपिटलिस्ट बेस को देख करके, इसी कैपिटलिस्ट बेस के हिसाब से अब हम आगे के इस सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हमने अभी जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ा था उसमें कम्युनिज्म पूरी तरीके से डिफीट हो चुका था, कम्युनिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, समाजवाद का कोई अस्तित्व नहीं रहा। हालांकि आज भी कुछ देशों में समाजवादी व्यवस्था चल रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप है और पूरा विश्व कैपिटलिस्ट हो चुका है। पूरा विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, और पूंजीवाद का सबसे बड़ा मसीहा अमेरिका, आप देख रहे हो। अमेरिकन के हेजेमनी को आज हमने जाना, हमने NCERT के बेस से भी जाना और एक लोकल बेस से भी हमने जाना
कि अमेरिका वाराणसी के गांवों तक अपनी हेजमनी को फैलाया हुआ है। तो आप इन सारी चीज़ों का, आई होप कि आपका बेस क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे फ़िलहाल, और आप इन चीज़ों को क्लियर करते रहिएगा, किसी भी प्रकार का डाउट्स ना हो। हमको लगता है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आयशा जाबू अंद्रेई और अमेरिकन हेजेमनी वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे।